हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था अपना मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने अरब इन्वेजन को पढ़ा था, यानी कि अरब आक्रमण को पढ़ा था, और महमूद गजनबी के आक्रमण को भी पढ़ा था। और उसमें हमने इस्लाम धर्म के उदय से स्टार्ट किया था कि कैसे इस्लाम का उदय होता है। और इस्लाम का उदय होता है तो क्या होता है, एक नए युग का जन्म होता है, एक नए पीरियड का एक तरीके से क्या होता है, एक नया काल आ जाता है। और उस नए काल को क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। जिसमें क्या है, मध्यकाल में क्या होता है, भारत पे बड़ा ही इम्पेक्ट पड़ता है। ये ऐसी हमने बातें की थी। और भारत में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, एक तो जो आपकी पहले की जो प्राचीन हिस्ट्री थी, मतलब प्राचीन काल था, वो समाप्त होता है और एक नए युग में चरण होता है, एक नए युग में कदम रखता है भारत, और वो क्या होता है, मध्यकाल। और मध्यकाल में कदम रखने का मतलब ही होता है एक, मतलब एक बहुत बड़ा चेंजेस लाना। और चेंजेस का मतलब क्या है, उसमें जो शासन का पूरा सिस्टम है वो बदल जाता है। और वो क्या आ जाता है, जो पहले हिंदू राजा शासन करते थे, वो मुस्लिम राजा वहां पे शासन करने लगते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, महमूद गजनबी के आक्रमण देखे थे। और आज हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का साम्राज्य, मोहम्मद गौरी के आक्रमण। और देखेंगे कि ये कहाँ से आया था। मोहम्मद गौरी भी क्या था, ये आपका क्या था, ये गौर प्रदेश होता है, एक क्या होता है आपका, गौर प्रदेश होता है। उस गौर प्रदेश का क्या होता है, ये शासक बनता है। और ये गौर प्रदेश क्या होता है, इसका जो वंश होता है वो संसबनी वंश होता है। और ये जो गौर परिषद होता है, ये आपका गजनी में ही होता है, यानी कि अफगानिस्तान तुर्क वाले स्थान पे ही होता है। क्योंकि तुर्क उस समय जो तुर्क का एरिया था वो बहुत बड़ा था, उसमें अफगानिस्तान को भी उसमें कवर किया हुआ था, क्योंकि तुर्क तो आपका वहीं पे है ना। तो ये आपका क्या है, गजनी का शासक बनता है कौन, आपका मोहम्मद गौरी आपका गजनी का शासक बनता है। कब बनता है, 1173 में। इसका नाम होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसे मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये गजनी का शासक बनता है। जब ये बनता है तो क्या करता है, ये 1175 में क्या करता है, प्रथम आक्रमण भी करता है। और ये कहाँ पे आक्रमण करता है, ये मुल्तान पे आक्रमण करता है। और मुल्तान की वो जो करामाती जाति होती है उस पे आक्रमण करता है। कहाँ से कि स्टार्ट करता है, खैबर दर्रे से। और ये बात बताना मैं पिछली क्लास में आप लोगों को भूल गया था, हालांकि पीपीटी में मैंने इसे लिखा था कि जो अरब आक्रमण है या आपके कोई भी मुस्लिम आक्रमण है, वो आपके कहाँ से होते हैं, खैबर दर्रे से होते हैं। ये खैबर दर्रा आपका कहाँ पे था, ये खैबर दर्रा जो था आपका, जैसे कि इंडिया आपका है, जैसे इंडिया का आपका जो ये नॉर्थ वाला भाग होता है ना, जहाँ पे आपका आपका क्या बोलता हूँ मैं, एक तरीके से कश्मीर और आपका राजस्थान वाला। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के ऊपर आपका क्या होता है, अफगानिस्तान होता है। तो यहीं पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक दर्रा पड़ता है आपका, वो क्या बोलता है, खैबर दर्रा। तो वहीं से आपका क्या है, इंडिया में ये एंट्री लेते हैं और आपका क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये खैबर दर्रे से सारे के सारे आक्रमण करते हैं। और दर्रा क्या होता है, एक पास होता है। पास मतलब जैसे दो पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता जो होता है ना, वही आपका दर्रा कहलाता है। कोई दो पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनमें से एक बड़ा रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग निकल सकते हैं, सेना निकल सकती है, उसको आपका क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो प्रथम आक्रमण इसने मुल्तान पे किया था, करमाथी जाति पर, और विजित भी हुआ था। उसके बाद क्या करता है, ये 1178 में एक और आक्रमण करता है गुजरात के पाटन पर। गुजरात का जो स्थान है, गुजरात जो राज्य है उसका एक स्थान है पाटन, तो वहां पे आक्रमण करता है। और वहां एक शासक होते हैं, चालुक्य शासक, जिनका नाम होता है राजा भीम, जिनको भीम द्वितीय भी बोला जाता है। राजा भीम होते हैं वहां के, राजा भीम, इनको भीम द्वितीय बोला जाता है। इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं को सोलंकी वंश का भीम द्वितीय बोला जाता है, इन्हीं को सोलंकी वंश का मूल राज द्वितीय बोला जाता है। और यहाँ पे जो संरक्षण था, मतलब ये राजा तो थे लेकिन ये मतलब एक तरीके से ना, ये किसी के संरक्षण में थे। और संरक्षण क्या था इनका, संरक्षण में कौन था, इनकी जो नायिका नायिका देवी क्या थी, संरक्षण में थी। और ये नायिका देवी कहीं कहीं पे तो ये लिखा है ये इनकी पत्नी थी, कहीं कहीं पे ये लिखा है ये इनकी माता थी। तो मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दूंगा कि ये नायिका देवी इनकी पत्नी थी या इनकी क्या थी, माता थी। फिलहाल तो ये संरक्षण में थे, तो इनकी पत्नी तो नहीं हो सकती हैं, ये इनकी माता ही हुई होंगी। तो ये क्या हो गया था, इन्होंने असफल कर दिया था, नायिका देवी ने बहुत बुरी तरह से इस मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ये वहां से क्या होता है, पराजित हो जाता है। लेकिन ये वहां से भागता नहीं है, ये वहां से भागता नहीं है। और ये क्या है, 1179 में क्या करता है, कश्मीर और सिंध को जीत लेता है। कौन, मोहम्मद गौरी 1179 में आपका क्या करता है, कश्मीर और सिंध वाले इलाके को जीत लेता है।
उसके बाद ये क्या करता है, 1186 में पंजाब को जीतता है, जो बठिंडा का क्षेत्र है उसको भी ये विजित कर लेता है आपका मोहम्मद गौरी। और ये मोहम्मद गौरी भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसको भी आप महमूद गजनबी से बिल्कुल भी कम मत आकिएगा। जिस तरह से महमूद गजनबी भारत को लूट के ले गया और इतना सारा धन लूट के ले गया कि बताते हैं कि महमूद गजनबी ने जब गजनी सजाई जी, तो मतलब गजनी इतनी चमाचम हो गई थी, उसको इतना बेहतरीन करके उसने सजाया था। और वो सारी की सारी जो धन संपदा था वो भारत से लूट के ले गया था। तो उसी प्रकार आपका मोहम्मद गौरी भी आता है, इनका भी यही कारण होता है। क्या कारण होता है इनका भी? युद्ध का कारण सिर्फ एक ही होता है, धन की प्राप्ति करना, धन को लूटना, किसी तरह से भारत के धन को यहाँ से खदेड़ के ले जाना और अपना साम्राज्य विस्तार करना भी इनकी नीति होती है। और क्या होता है, इस्लाम का जो प्रचार है वो तो इनका करना मकसद होता ही होता है। तो ये सारे उनके क्या होते हैं, कारण होते हैं, इस्लाम फैलाना, साम्राज्यवाद करना, धन लूटना। तो ये क्या होते हैं, इनके कारण होते हैं युद्ध के। अब मोहम्मद गौरी के जो अभियान है, अभियान तो अभी भी हमने देखे 4-5 जो युद्ध देखे, लेकिन जो प्रमुख अभियान है उनकी बात करते हैं, गौरी के प्रमुख अभियानों की बात करते हैं, प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने युद्ध लिखा है, यहाँ पे कब हुआ है, यहाँ पे किसके बीच, यहाँ पे कौन जीता है, ये मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अब आप लोगों को समझाता हूं मैं ये युद्ध क्या है, टाइम क्या है, किसके बीच हुआ है, कौन जीता है। तो सबसे पहला जो ये एक युद्ध होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, ये मोहम्मद गौरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध ये आपका 1191 में होता है। पृथ्वीराज थर्ड, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच में ये होता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, और इतना घमासान युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित होते हैं। और पृथ्वीराज के पास एक बहुत बड़ा चांस होता है कि ये मोहम्मद गौरी को पकड़ें, उसको खत्म कर दें, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको जाने देते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये क्या मेरा बिगाड़ सकेगा। तो बात क्या होती है, मोहम्मद गौरी जान बचा के भागता है कैसे भी, और जब वो भागता है तो 1 साल तक इंतजार करता है, और 1 साल तक सोचता है कि मैं हारा क्यों, और उस हार की वजह को ढूंढता है, परेशान हो जाता है। तो फिर किसी तरह फिर से क्या करता है, ये एक बार फिर से युद्ध की नीति बनाता है, और फिर से क्या करता है, अपने शासन को, मतलब अपने जो सैनिक होते हैं उनको मोटिवेट करता है, और फिर से युद्ध पे चढ़ाई कर देता है, इन पे किन पे, और उसको बोला जाता है तराइन का सेकेंड युद्ध, जो कि 1192 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फिर से लड़ते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, और मोहम्मद गौरी जब जीतता है तो पृथ्वीराज को बिल्कुल खत्म करके छोड़ता है, उनको बिल्कुल नष्टो नाबूद कर देता है, उनको एक तरीके से मैं सीधे सीधे बोल दूं तो उनको मार देता है। तो इसके बाद क्या होता है, और ये जो मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये जो मोहम्मद गौरी है ना, ये मोहम्मद गौरी इसको बुलाया किसने था, ये क्यों आया था, क्योंकि किसी ना किसी का लिंक तो मिलेगा, तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे। तो इसको चंदावर का जो युद्ध होता है ना जयचंद के साथ, तो जयचंद ने ही आपका क्या किया था, मोहम्मद गौरी को बुलाया था। और मोहम्मद गौरी को बुलाया था किसको मारने के लिए, पृथ्वीराज को मारने के लिए। और पृथ्वीराज को क्यों मारने के लिए बुलाया था, क्योंकि पृथ्वीराज की चंद्र और जो जयचंद्र हैं इनकी थोड़ी बन नहीं रही थी, क्योंकि चंद्रगुप्त की जो जयचंद्र की बेटी थी, क्या बोलता हूं मैं, संयुक्ता, या उनको संयोगिता भी बोला जाता है, उनसे ये क्या कर लेते हैं, पृथ्वीराज तृतीय विवाह कर लेते हैं, विवाह क्या उनको भगा के ले जाते हैं। तो इस वजह से जयचंद्र भी नाराज होता है, तो वो मोहम्मद गौरी को बुलाता है ये युद्ध करने के लिए। लेकिन बाद में उसे क्या पता था हमारे साथ भी यही होगा, क्योंकि उनका तो मकसद लूटना था मोहम्मद गौरी का। वो क्या करते हैं, बाद में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी हरा देते हैं 1194 में, और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का एक तरीके से शुरुआत हो जाता है। और यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना एक तरीके से मैं मोटे तौर पे बोलूं तो स्टार्ट हो जाती है, हालांकि अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये आपकी दिल्ली सल्तनत ही स्टार्ट करेगी, जहां से पूरी तरह से एक तरीके से मुस्लिम शासन, मुस्लिम प्रशासन आपका आ जाएगा। लेकिन उसकी जो नींव भरता है वो गौरी ही भरता है, और गौरी का ये तराइन का सेकेंड युद्ध और चंदावर का युद्ध जो होता है यही डिसाइड कर देते हैं। अब इसके आगे क्या आता है, इसके आगे जब हमने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा है तो इनको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि हमने इनका पूरा वंश ही पढ़ा है, लेकिन वहां पे कुछ चीजें मैंने मिस भी कर दी थी, और मैं ये जो चीज है ना मैं वहीं पे लगा दूंगा, ये पीपीटी वहीं पे लगा दूंगा, तो वहां पे आप लोगों को क्या है, वहां से ये चीज मिल जाएगी, एक साथ में मिल जाएगी। इस पृथ्वीराज को क्या बोला जाता था, राज पिथौरा भी बोला जाता था, तो ये भी बात याद रखना। पृथ्वीराज के जो पिता थे वो सोमेश्वर सिंह चौहान थे,
और इसका जो शासनकाल रहता है 1178 से 1192। क्यों 92? क्योंकि 92 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपकी पृथ्वीराज की इमेज है। इनको क्या है, राजपूताना इनको गौरव मिलता है, मतलब इसको राजपूत लोग हैं अपने गौरव के रूप में इनको मानते हैं। और ये दिल्ली के चौहान वंश का अंतिम शासक होता है। और जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली का जो अंतिम शासक होता है, तो दिल्ली की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दिल्ली की जो स्थापना की थी वो आपका अनंगपाल तोमर ने की थी। और ये एक गुर्जर शासक थे। अनंगपाल तोमर कौन थे? एक गुर्जर शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, जिनका नाम अनंगपाल तोमर था। और इस दिल्ली का प्राचीन नाम या पुराना नाम अगर पूछा जाए तो ढिल्लिकापुरी है। और इसका नाम इंद्र भी मिलता है, इंद्रप्रस्थ भी मिलता है। क्यों? जो इंद्रप्रस्थ आपका महाजनपद होता है वो इसी एरिया में होता है, और वहीं पे आपका बाद में दिल्ली बनता है। और इंदिरा नगर भी आपका दिल्ली में है। अब जो पृथ्वीराज है, इनके ऊपर कुछ एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और इनका कवि था चंद्र बरदाई। और इसने एक रचना लिखी थी आपकी पृथ्वीराज रासो, और ये क्या थी रचना? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अभी जो रासो की रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, पलमान रासो हो गया, तो ये रचनाएं बड़ा कंफ्यूजन करती हैं। तो इसलिए मैं इनको एक साथ लेके आया हूं ताकि आप लोग एक साथ ही इनको देख सकें। जैसे कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता आपका चंद्र बरदाई है, उसी तरह से बीसल देव रासो का रचयिता आपका नरपति नाल है, खुमाण रासो दलपत विजय, परमाल रासो जगनिक। तो ये आप याद रख सकते हैं। खुमाण रासो आपका कौन है? विजय है, दलपत विजय। और आपका बीसल देव रासो आपके नरपति नाल हैं, और परमाल रासो आपके जगनिक हैं। तो ये बात भी आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मोहम्मद गौरी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्योंकि हम तो महत्वपूर्ण क्या, हम तो मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे हैं ना, तो मोहम्मद गौरी के बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। क्या है? जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, क्योंकि फर्स्ट युद्ध तो ये हार ही जाता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन आते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। और शायद इन्हीं की, मतलब एक तरीके से क्या बोलूं, क्योंकि ये बहुत बड़े संत होते हैं, बहुत बड़े आपके क्या होते हैं, सूफी होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करने ही भारत में आते हैं। और इस्लाम जो भारत में फैला है वो इन्हीं की देन है। पूरा का पूरा जो क्रेज जाता है वो इन्हीं को जाता है, क्रेडिट। तो इन्होंने कुछ दुआएं की थी मोहम्मद गौरी के लिए, इसलिए भी शायद वो जीता था। तो अब ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये सूफीवाद के प्रवर्तक हैं। और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में, और वो आपकी, ये आपकी आप लोगों को दिख रही होगी ये इमेज में, ये आपकी क्या है, इनकी अजमेर शरीफ में ये दरगाह है। अब इसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने चंदाबर के युद्ध के बाद लक्ष्मी देवी के सिक्के चलवाए थे। चंदावर का जब इसने युद्ध जीत लिया था, जयचंद को पराजित किया था, तब इसमें एक सिक्के चलवाए थे लक्ष्मी देवी के सिक्के। ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जिनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है कि ये इसने चलवाए होंगे। क्योंकि मोहम्मद गौरी और लक्ष्मी देवी के सिक्के बिल्कुल भी असंभव लगता है ना, बिल्कुल भी लगता है ना असंभव, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने चलवाए थे और किसी न किसी कारणवश ही चलवाए होंगे। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सीधे सीधे आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाना है कि लक्ष्मी देवी के सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे, ये पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब दे पाए। और उत्तर भारत में एकता प्रणाली की भी शुरुआत इसने कराई थी। अब ये एकता प्रणाली वही है जिसको इल्तुतमिश क्या करेगा, एक तरीके से मैं सीधे सीधे बोलूं तो परमानेंटली कर देगा एकता प्रणाली को। और एकता प्रणाली को क्या कर देगा, एक मजबूत एकदम, मतलब इसने शुरुआत की थी, लेकिन ये क्या, इसने भारत में थोड़ी ना शुरुआत की थी, इसने शुरुआत की थी लेकिन भारत में नहीं शुरुआत की थी। लेकिन कौन से उत्तर भारत में बोले थे, वही ऊपर ऊपर आपका, वही आपका जो राजस्थान है, आपका कश्मीर है, पंजाब है, वहां पे इसने शुरू की थी। और जो एक तरीके से एक नए लेवल पे, एक तरीके से मैं क्या बोलूं, एकदम विधिवत लेवल पे जो स्टार्ट करता है वो इल्तुतमिश ही करता है। इसलिए कभी भी पूछा जाए तो इल्तुतमिश उसका सही आंसर होता है। और शुरुआत अगर पूछी जाए तो आपका, अगर मोहम्मद गौरी दिया है तो वही आपका आंसर होता है। अब ये एकता प्रणाली क्या थी, जमीन का टुकड़ा इसमें दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जमीन का टुकड़ा। मैं इल्तुतमिश को पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा क्या होता है ये। अब 1203 एडी में ये क्या करते हैं, 1203 एडी में ये एक कालिंजर अभियान करते हैं। और कालिंजर अभियान में ये चंदेल शासक परमार्दी देव को हराते हैं। और इसी परमार्दी देव, ये जो परमार्दी देव है, इसके सेनापति आपके आला और उदल होते हैं। कौन होते हैं? आला और उदल इनके क्या होते हैं, सेनापति होते हैं।
तो ये बहुत ही प्रमुख अभियान होता है इनका, कालिंजर अभियान, जो कि 1203 में ये करते हैं। और अंतिम जो अभियान होता है वो खोखरो जनजाति के विरुद्ध होता है इनका, किनका, मोहम्मद गौरी का। और बाद में इनकी 1206 में क्या होती है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु 1206 में होती है, तो ये बात आप याद रखना। अब गौरी की जो मृत्यु हो जाती है, तो अब गौरी ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने से पहले इसके कुछ मुख्य गुलाम थे, जिनको 4 गुलाम बोला जाता है। इसके 4 मुख्य गुलाम थे, क्योंकि ये सेना में क्या होता था, ये गुलामों को भर्ती कर लिया करते थे। गुलामों को मतलब कहीं से बाजारों से खरीद लेते थे, जो मजबूर लोग होते थे उनको एक तरीके से खरीद लेते थे, उन्हें गुलाम बना के रखते थे, उन्हें सेना में रखते थे, उनको कोई पद भी दे देते थे, कभी कभी तो उन्हें एक तरीके से अपना शासन ही दे देते थे और अपने दामाद भी बना लेते थे। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें 4 जो गुलाम हैं उनमें से प्रमुख गुलाम आपका कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, यल्दौज है, कुबाचा है और बख्तियार खिलजी है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये लाहौर और दिल्ली पे शासन करता है। यल्दौज आपका गजनी का, इसको गजनी वाला साम्राज्य मिलता है। और जो कुबाचा है ना, ये ऐबक का जीजा होता है। जो कुबाचा है ये क्या होता है, ऐबक का जीजा होता है। तो ऐबक का जीजा होता है तो बोले तो सीधे सीधे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कुबाचा जो है ऐबक की बहन के साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और इसका जो अधिकार होता है वो सिंध वाले क्षेत्र पे, मुल्तान, काबुल, कंधार पे होता है। और उसके बाद में मैं जो आप लोगों को बताऊं, क्या बताऊं कि जो बख्तियार खिलजी है ये बंगाल और बिहार पे इसका शासन होता है, इसको ये वाले साम्राज्य मिलते हैं। ये मोहम्मद गौरी के बाद में ये बंटवारा हो जाता है, मोहम्मद गौरी के बाद में कि कौन कहाँ का शासन करेगा। और यल्दौज जो होता है ये ऐबक का ससुर होता है, यानी कि ऐबक जो होता है वो यल्दौज का क्या होता है, दामाद होता है। तो ऐबक का ससुर हुआ ना। अब सबसे पहले जो हम इनमें पढ़ने वाले हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, ये गुलाम वंश में आएगा। और गुलाम वंश में सबसे पहला आपका राजा आएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बख्तियार खिलजी है, सबसे पहले हम इसी को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है और आगे हमको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो बख्तियार खिलजी को देख लेते हैं। ये 1200 से 1204 तक ये शासन पे रहता है अपने बंगाल बिहार वाले पे, और बंगाल बिहार पे शासन पे रहता है। तो ये क्या करता है, 3 विश्वविद्यालयों को नष्ट करवाता है, जिनका नाम होता है नालंदा विश्वविद्यालय। पूरा का पूरा महीनों तक इसने जलता रहा था नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें बड़ा ही ज्ञान का भंडार था। और ये था क्या, ये एक बार बीमार हो जाता है, कौन, आपका बख्तियार खिलजी आपका बीमार होता है, इसको वो रोग हो जाता है ना, ऐसा रोग इसको हो जाता है कि ये बहुत ही परेशान सा रहने लगता है। जैसे कि मैं एक तरीके से आपको सीधे सीधे बताऊं, चेचक नहीं होता पीठ पे, मतलब पूरे जिस्म में दाने दाने हो जाते हैं, तो ऐसी इसकी हालत हो गई थी। तो इसने बड़ा ही इलाज कराया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो इसने मतलब इसने सुना कि कोई नालंदा में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ से मतलब उनमें ज्ञान ऐसा है कि जहाँ से आपका क्या है कि बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। तो इसने बुलाया नालंदा के जो जो वहाँ के उस टाइम पे कुलपति होंगे, बुलाया। तो उससे इन्होंने कहा, क्या कहा कि मुझे इलाज करवाना है और आपके पास अगर ज्ञान है, आपके विद्यालय में अगर ज्ञान है, आपके शास्त्रों में अगर ज्ञान है, तो आप मेरा इलाज बिना किसी दवाई के कीजिए। मैं कोई भी दवाई नहीं खाना चाहता हूँ और मेरा इलाज भी हो जाए। तो ये देखता है तो वो क्या कहते हैं, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। जो वहाँ के कुलपति होते हैं, तो वो चिकित्सक जो होते हैं वहाँ के कुलपति होते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ये पूछते हैं आप बताइए आपका शौक क्या है। तो ये बताते हैं मेरा शौक है कुरान पढ़ना। तो ये कहते हैं वो कुरान एक दिन के लिए मुझे आप दीजिए और फिर मैं उसमें कुछ ऐसा कर दूंगा कि आप सिर्फ कुरान पढ़ेंगे और आपकी जो क्या है वो जो बीमारी है वो ठीक होने लग जाएगी। ये क्या करते हैं, उनको दे देते हैं और वो उस कुरान के पन्नों में उस दवाई का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक तरीके से लेप लगा देते हैं। ऐसा लेप लगा देते हैं कि वो लेप ना तो छूटे उसमें से और उसमें से खुशबू निकलती रहे। तो इस तरह से लेप लगा देते हैं और वो कुरान को जब पढ़ता है तो उसकी जो खुशबू उसको मिलती है बख्तियार खिलजी को, तो वो उस खुशबू से ही ठीक होने लग जाता है। और वो एकदम अचरज रह जाता है, ऐसा कैसे हो गया। बाद में ये पूछता है कि ऐसा आपने कैसे किया। तो वो बताते हैं कि हमने आपकी कुरान में वो दवाई लगा दी थी और आप जब पढ़ते थे तो उसकी खुशबू आपको मिल जाती है। तो वो समझ जाता है इनके पास तो बहुत ज्ञान है। और वो इस ज्ञान को मतलब संरक्षित करने की बजाय उन नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा देता है, साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलवा देता है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी
आग लगवा देता है और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है ये महीनों जलता रहा था। तो बहुत बड़े ज्ञान शास्त्र मतलब ज्ञान की हानि हुई थी वहां पे। लेकिन ज्ञान तो इंसान के दिमाग में आ जाता है तो उसकी थोड़ी ना हानि हो जाती है। तो इसने क्या है बंगाल पर भी आक्रमण किया था और बंगाल का तो ये शासन ही था, शासक ही था। इसने लक्ष्मण सेन जो शासक थे बंगाल के, उनको हरा के ये बंगाल पे एक तरीके से शासन करने लग जाता है। लखनऊती इसने राजधानी बनाया था क्योंकि हमने बनाया था कि लक्ष्मण सेन की राजधानी आपकी लखनऊती थी जिसको लक्ष्मणवती भी बोला जाता था। तो इसने लखनऊती को राजधानी बनाया था। और बख्तियार खिलजी पहले गौरी का सेनापति रहता है और बाद में ऐबक का भी सेनापति ये रहता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये गौरी जो है ऐबक का भी सेनापति होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कोई क्लास मतलब आगे कोई पीपीटी है कि नहीं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी दोस्तों। तो आगे हम बता देते हैं आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे। हम आगे आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे और दिल्ली सल्तनत में आपको 4-5 जो वंश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे मैं दिल्ली सल्तनत को पढ़ाऊंगा। तो पहले तो ये बता दूंगा कुतुबुद्दीन ताजुद्दीन ये कौन थे और ये 5 वंश जो दिल्ली सल्तनत के हैं, ये टाइम पीरियड, ये आपके उनके क्या है संस्थापक और ये उनका जो सबसे ज्यादा और कम कार्यकाल, तो इसको पढ़ाऊंगा। तो अभी तक के लिए बताइए कि क्लास कैसी लगी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। कमेंट हमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है और कमेंट का मैं आप लोगों के जवाब भी देता हूं, जैसा भी होता है तो वैसा जवाब भी देता हूं। तो कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है कमेंट आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।